Hello children, let's begin with the next topic. Actually, we will be dealing with the same topic which we were dealing in the last class. So, first of all, I would like to give you a quick review or a reminder, not review, a reminder of what we were studying in the last class. So, in the last class, I was telling you about the methods for the methods which we were using or the care for the patient who are having some elimination deviation. Okay, and in those elimination deviation specifically we have dealt yesterday with the defecation or the bowel elimination basically. Okay, so bowel elimination deviations were over and the care for the patient with the bowel elimination deviation is over. Now from today I'll be telling you about the care of the patient who has some urinary elimination deviation. एलिमिनेशन मैंने बताया था ना आपको, डेफिकेशन भी हमारा एलिमिनेशन में आता है, यूरिनेशन भी एलिमिनेशन में आता है, देन हमारा स्वेटिंग भी एलिमिनेशन का ही एक पार्ट है. ठीक है, सो बेसिकली आपकी जो बुक में दिया हुआ है दैट इज एंड या वन मोर थिंग, दिस इज फ्रॉम द बुक, फ्रॉम टुडे दिस इज फ्रॉम द बुक. ओके, सो इसमें आ जाता है आपका दिस थिंग, यूरिनरी दिया है और बाल दिया हुआ है, इसमें आपका स्वेट नहीं दिया हुआ है, तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट एन इशू. ओके, so urinary elimination deviation में the very first deviation which we are going to study is the retention of urine. retention of urine, ठीक है. so retention का क्या मतलब होता है, बेसिकली जब कोई चीज रिटेन हो रही हो, रुक रही हो, ठीक है, निकल ना रही हो, रुक रही हो, so that is retention. so retention of urine, जैसे कि मैंने बताया कि what is retention exactly means. retention of urine means when the urine is getting retained in the bladder. यूरिन का प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है पर यूरिन का एलिमिनेशन नहीं हो रहा है. यूरिन प्रोड्यूस सही से हो रही है, किडनी उसको सही से प्रोड्यूस कर रही है, पर यूरिन ब्लैडर के बाहर निकल नहीं पा रही है, वो रिटेन हो रही है, रुक रही है. ओके, दैट इज रिटेंशन ऑफ यूरिन. इट इज, और यू कैन से द रिटेंशन ऑफ यूरिन मीन्स व्हेन द यूरिन गेट्स रिटेन्ड इन द ब्लैडर. जब वो ब्लैडर में रुक जाती है या ब्लैडर में रह जाती है, रिटेन रह जाती है, दैट इज नोन एज द यूरिनरी रिटेंशन. ओके, इसमें यूरिन का प्रोडक्शन विल बी नॉर्मल बट द एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन और द पैसेज ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर विल बी अफेक्टेड. ओके, एंड द मेन रीजंस और द कॉजेज यू कैन से दैट व्हाई इज दिस एलिमिनेशन अफेक्टेड आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन हैपन ड्यू टू सम यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन. किसी तरीके का अगर कोई यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, आई होप कि आपने अभी तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ लिया होगा कि यूरिथ्रा क्या चीज होती है. यूरिथ्रा हमारा इट इज यू कैन से जस्ट आफ्टर द ब्लैडर यूरिथ्रा इज देयर विद विच द यूरिन गेट्स आउट. यूरिथ्रा हमारा एक पैसेज है, एक रास्ता है जिसके थ्रू यूरिन ब्लैडर से निकल करके बाहर आता है, दैट इज नोन एज यूरिथ्रा, और इट इज एन ओपनिंग यू कैन से. सो अगर किसी तरीके का यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्टेड है, किस वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है, किसी कोई ग्रोथ हो गई है, किसी तरीके का मास एनलार्जमेंट हो गया है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी तरीके का कुछ यू कैन से ट्यूमर हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन जिसकी वजह से जो यूरिथ्रा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, मतलब वो ब्लॉक हो जाए. सो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन बाहर नहीं आ पाएगी, इट विल कीप ऑन रिटेनिंग इन द ब्लैडर. ओके, तो ब्लैडर में रुकती रहेगी, फिर क्या होगा, वो वापस से यूरेटर्स के थ्रू वापस किडनी में भी जा सकती है. ठीक है, सो दीज थिंग्स कैन हैपन. सो हमारा जो यूरिनरी रिटेंशन है वो किस किस वजह से हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी ड्यू टू द यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन. सेकेंड ऑफ ऑल इट कैन बी ड्यू टू द डिक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ब्लैडर. जो ब्लैडर की जो मसल्स हैं, अगर वो मसल्स स्टिम्युलेट नहीं हो रही हैं, सी जिस टाइम पे हमें लगता है कि हमें वॉइड करना है, उस टाइम पे क्या होता है, जो मसल्स होती हैं, ब्लैडर होता है, ब्लैडर फुल हो चुका होता है या तो ब्लैडर हमारा फिल हो रहा होता है और मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेच होने लग जाती हैं, मसल्स स्टिम्युलेट होती हैं, तो हमें पता चलता है कि नाउ आई फील लाइक वॉइडिंग, या फिर मुझे वॉइड करना है. वॉइड करना मतलब पैसेज ऑफ यूरिन. ठीक है, यूरिन को पास करने का जो प्रोसेस है उसका जो मेडिकल टर्म है दैट इज वॉइड, VOID, वॉइड. ठीक है, यूरिन को पास करना, ठीक है, दैट इज वॉइडिंग. सो जिस टाइम पे हमारा ब्लैडर फुल होता है, जिस टाइम पे हमें लगता है कि जो मसल्स हैं ब्लैडर की वो एक्सपैंड हो रही है या फिर वो स्ट्रेच हो रही है, उस टाइम पे हमें फीलिंग आती है कि अब हमें वॉइड करना है, यूरिन अपना जो है वो एम्प्टी करना है, ब्लैडर को एम्प्टी करना है. ठीक है,
सो अगर ये मसल्स लेकिन स्टिमुलेट होना बंद हो जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, ब्लैडर को खुद ही नहीं पता चलेगा कि कब उसे एम्प्टी होना है, हमें सेंसेशन नहीं मिलेगी कि ब्लैडर फिल हो चुका है, तो हम फिर ब्लैडर को एम्प्टी नहीं करेंगे। तो अगर मसल्स हमारी जो है वो स्टिमुलेट ना हो या उनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाए या फिर वो मसल्स पैरालाइज हो जाए या फिर मसल्स में कोई इंजरी हो जाए इसकी वजह से वहाँ पे स्टिमुलेशन लो हो जाए, तो दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न। ठीक है, फर्स्ट रीज़न could be the urethral obstruction. Next was when the muscles of the urinary bladder or the muscular activity of the urinary bladder gets decreased. Third is the lack of muscle tone. जो muscle tone है अगर वो लूज हो जाए, प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो किस वजह से होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किस वजह से होता है, क्योंकि मसल की टोन प्रॉपर है। अगर मसल्स एटॉनिक हो जाए, मसल्स की कोई मतलब एक बार स्ट्रेच हो जाए फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ही ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मसल्स की जो टोन है वो लूज हो चुकी है। ठीक है, सो अगर हमारी ये भी किस वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, किसी सर्जरी की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो मसल्स हैं हमारी पेरिनियल मसल्स या फिर जो हमारी ब्लैडर मसल्स हैं वो मसल्स में इट विल लूज द टोनिसिटी, वो टोन को अपनी लूज कर देगा। ठीक है, सो इस वजह से भी यूरिन जो है वो रिटेन रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लैडर। प्रेशर किस वजह से हो सकता है, किसी ट्यूमर की वजह से प्रेशर हो सकता है। मान लो अगर आपके एनोरेक्टल रीजन में या फिर रेक्टम में या ब्लैडर में मान लो किसी तरीके का ट्यूमर है, तो क्या होगा, वो ट्यूमर बढ़ता जा रहा है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। या फिर अगर वो ट्यूमर मान लो रेक्टल रीजन में है तो रेक्टम में अगर ट्यूमर हो गया या फिर फीकल इम्पैक्शन हो गया, तो फीकल इम्पैक्शन क्या है ये मैं कल बता चुकी हूँ, जिसे नहीं पता कल का वीडियो आप वापस से देख सकते हो। सो इफ एनीबडी हैज फीकल इम्पैक्शन, सो व्हाट हैपेंस इन फीकल इम्पैक्शन, द स्टूल इज गेटिंग रिटेन्ड इन द कोलन, इट इज नॉट पासिंग आउट, वो वहीं पे इकट्ठा होता जा रहा है। कोलन इकट्ठा होता जाएगा तो क्या, कोई पाइप इतनी छोटी है उसके अंदर कोई चीज़ इकट्ठी होने लग जाए तो क्या होगा, वो पाइप और धीरे धीरे फूलती चली जाएगी क्योंकि उसके अंदर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। तो जब पाइप वो बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, अगर इसके आसपास और भी ढेर सारे पाइप्स हैं तो वो क्या करेगा, आसपास के पाइप्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाएगा। मान लो 3 पाइप्स लाइन से गए थे जिसमें कि ये एक पाइप, ये एक पाइप, फिर ये दूसरा पाइप, फिर ये तीसरा पाइप, तीनों एक साथ जुड़े हुए थे। इस पाइप में, बीच वाले पाइप में अगर कोई चीज़ इकट्ठी होने लग जाए तो क्या होगा, अगर ये सूजने लग जाएगी इसमें, अगर इफ इट विल स्टार्ट टू एनलार्ज, तो व्हाट इट विल स्टार्ट, इट विल ऑल्सो स्टार्ट टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द other 2 pipes. Similarly, when the fecal impaction happens or when a person suffers from fecal impaction, basically the colon gets inflamed or it gets enlarged and then later on the pressure is exerted onto the urinary bladder, क्योंकि bladder और rectum हमारा जो है it is located anteriorly and posteriorly, bladder हमारा आगे है, then posteriorly rectum is there। तो अगर रेक्टम पे कोई चीज़ बड़ी होती चली जा रही है तो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता जाएगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, समटाइम्स जो मसल्स हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा एंड ऑल्सो द मसल्स कैन गेट वीकन और दे मे नॉट फंक्शन दैट गुड एंड इट विल लीड टू द रिटेंशन ऑफ यूरिन। ओके, या फिर नेक्स्ट रीजन कैन बी इम्प्रॉपर फ्लूइड इनटेक। अगर हम प्रॉपर फ्लूइड नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, सी इफ़ वी आर टेकिंग डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं ले रहे, बहुत कम फ्लूइड ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमने पानी बहुत कम पिया, कम पानी पीने की वजह से क्या हुआ, ब्लैडर भरेगा भी धीरे धीरे। अगर आपने हम बहुत ज़्यादा पानी एक बार में पी लेते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है ना कि अभी मुझे जा करके वॉइड करना है, लगता है ब्लैडर फुल हो गया। लेकिन अगर उसी जगह पे हम पानी थोड़ा थोड़ा पिए, बहुत टाइम ले लेकर पिए, बहुत कम पानी पिए, तो क्या होता है, ब्लैडर को आदत हो जाती है ढेर सारी यूरिन को इकट्ठा करने की। जब ज़्यादा पानी एक बार में पीते हैं तो ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, तुरंत से हम वॉइड करते हैं। बट जब थोड़ा सा पानी पियेंगे तो यूरिन भी थोड़ी थोड़ी फॉर्म होगी ना, तो ब्लैडर को आदत पड़ जाती है कि जब थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी यूरिन हो जाएगी तो ब्लैडर को उसको अपने अंदर होल्ड करने की आदत हो जाती है। अभी अगर हम बहुत ज़्यादा यूरिन अपने अंदर होल्ड करें नॉर्मल वाटर इनटेक के साथ तो अब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है, लगता है ब्लैडर फटने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्लैडर जो है वो फूल चुका है। ठीक है, सो but in the cases when the person is taking lower amount of water or when the water intake is not good, what happens in that case, the urine production will also be very slow, and because the urine production is very slow, the bladder will also be getting filled, very delayed filling of the bladder will happen.
ब्लैडर बहुत धीरे धीरे बहुत देर में जाकर के फिल हो पाएगा। जब देर में फिल हो पाएगा तो ब्लैडर को आदत हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन इकट्ठी करने की, और जब ब्लैडर बहुत ज़्यादा यूरिन इकट्ठा करेगा तो क्या होगा, कोई पॉलीथीन है उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दो तो क्या होगा, पॉलीथीन बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन द ब्लैडर विल होल्ड टू मच ऑफ यूरिन एट द सेम टाइम, so what will happen, the muscles or the muscle fibers of the urinary bladder, those muscle fibers will get stretched out। वो muscle fibers क्या होंगे, stretch out हो जाएंगे। जब वो muscle fibers stretch out होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा stretch होने की वजह से दोबारा वो contract ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होता है, आप जैसे वॉइड कर देते हो ब्लैडर वापस से कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, फिर यूरिन भरती है, फिर ब्लैडर बड़ा होता है, फिर आप धीरे धीरे वॉइड कर देते हो, फिर ब्लैडर छोटा हो जाता है। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, द ब्लैडर इज गेटिंग फुल टू मच, okay, too much of urine already is stored in the bladder. Because of that what happens, the bladder will be stretching out itself too much, and because of the stretch of the bladder beyond the extent, ज़्यादा स्ट्रेच हो जाने की वजह से वो जो ब्लैडर है वो दोबारा कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जो ब्लैडर है वो दोबारा से कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, और उसके बाद दोबारा पेशेंट जो है वो खुद से वॉइड नहीं कर पाएगा। देखो बेटा, यूरिन को पास करने के लिए जो मेडिकल टर्म है दैट इज वॉइड, VOID। यूरिन को पास करने के लिए एक और टर्म है दैट इज मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन, MICTURITION। आई एम बैड विथ स्पेलिंग्स बट या MICTURITION, मिक्ट्यूरेशन। सो मिक्ट्यूरेशन और वॉइड दोनों का मतलब होता है यूरिन को पास करना और एक्सपेलिंग द यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर, दैट इज नोन एज मिक्ट्यूरेशन और दैट इज नोन एज वॉइडिंग। ठीक है, सो और नेक्स्ट हमारा रीजन क्या हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन का, अगर कोई ट्रॉमा या कोई इंजरी हो गई है हमारे ब्लैडर के मसल्स में तो अगेन सेम चीज़ है, तो उस इंजरी की वजह से, उस ट्रॉमा की वजह से भी पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, इट विल इंटरफेयर विद द वॉइडिंग। ओके, या फिर अगर किसी सर्जरी की वजह से ब्लैडर में कोई स्कार आ गया है, कोई सर्जरी होती है उसके बाद स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है, राइट। सो स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन की वजह से भी अगर यूरिथ्रा में मान लो कोई स्कार टिश्यू फॉर्म हो गया, यूरिथ्रा मैंने बताया ना ओपनिंग है, पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन ब्लैडर से निकल करके बाहर आता है। यूरिथ्रा में मान लो कहीं चोट लग गई और वहां पे स्कार फॉर्म हो गया तो क्या होगा, जो पाथ है या जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, राइट। अगर मान लो ये इतनी बड़ी पाइप है, यहाँ पे इधर इस तरफ पाइप में जो हमारा एल्गी है या काई है, अगर हमारा वो जम जाए तो क्या होगा, पाइप और पतली हो गई ना, नैरो हो गई। तो जितना पानी आ सकता था पहले इतनी मोटी पाइप में वो अब नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि आधी से ज़्यादा डायमीटर में तो हमारी काई जम गई। ठीक है, सिमिलरली व्हेन एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज और एनी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा हैपेंस टू द यूरिथ्रा एंड इफ द स्कार टिश्यू गेट्स फॉर्म्ड, तो स्कार टिश्यू अगर यूरिथ्रा में फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, आधा यूरिथ्रा तो वैसे ही कवर हो गया। यूरिथ्रा ओपनिंग जो होती है वो पतली होती है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट द यूरिन समटाइम्स कैन बी रिटेन्ड बैक इन द ब्लैडर एंड इट विल नॉट बी एबल टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी और द ब्लैडर। ओके, इसके अलावा सेवेंथ रीजन कैन बी द चेंजेस इन द लिविंग पैटर्न। चेंजेस इन द लिविंग पैटर्न का मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हो, इफ you are trying some unnatural procedure for voiding. Okay, first of all if the exercise is very low, देखो एक्सरसाइज करने से क्या फायदा होता है, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज द मसल्स, एक्सरसाइज की वजह से या फिर मूवमेंट की वजह से जो मसल्स होती हैं उनकी टोनिसिटी बरकरार रहती है। ओके, और यू कैन से इफ अ पर्सन इज फिजिकली एक्टिव द मसल टोन विल बी it will be good, the muscle tone will not be lost or the muscle tone will not be poor, the muscle tone will be appropriate if a person is involved in the physical activities. Okay, so physical activities और exercise अगर आप नहीं करते और या फिर साथ साथ में इसके अलावा अगर कोई unnatural procedure try करते हो, unnatural procedure like males, how do they void? Standing position. Males are comfortable to void in a standing position and women are more comfortable in a sitting position. Unnatural procedure means if a woman tries to void by standing, we cannot void by standing obviously, right? The women have to sit and then only they can void. The males they can stand or they can sit but they are more comfortable in the standing position. तो इसी तरीके से अगर कोई अननेचुरल प्रोसीजर ट्राई करी जाए वॉइड करने के लिए तो उसकी वजह से भी समटाइम्स यूरिन कैन बी रिटेन्ड
क्यों? क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो यूरिन उसकी वजह से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, दैट कैन हैपन। लाइक एग्जाम्पल हियर गिवन इज ट्राइंग टू अवॉइड इन द सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन क्यों कहा गया? सुपाइन पोजिशन आई होप एवरीबडी नोज बिकॉज आई माई सेल्फ हैव टॉट यू that what are the positions, what is supine position, what is prone position and all those positions. So अगर supine position में कोई पर्सन ट्राई करता है तो उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल में होता है और अगर पेशेंट बेड रिडन है तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में अगर है या लेटा हुआ है तो वो पोजीशन नेचुरल पोजीशन नहीं है, राइट? वॉइड करने की लेट करके कोई वॉइड कर सकता है? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट द नॉर्मल पोजीशन फॉर वॉइडिंग। But because the patient is ill or the patient is not able to take proper position, so इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट में यूरिन रिटेन रह सकती है। सो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता हो कि पेशेंट को अगर हम इस पोजीशन में रख रहे हैं तो हो सकता है पेशेंट इस वजह से वॉइड ना कर रहा हो। सो दीज आर टॉट टू यू सो दैट यू विल बी नोइंग दैट दीज आर ओके, दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू और द पेशेंट मे नॉट बी एबल टू वॉइड। ठीक है, सो या फिर ऑल्सो द एट्थ रीजन कैन बी सम मेडिकेशंस। कुछ हमारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी पेशेंट को यूरिन हो सकता है ना पास हो रही हो या फिर यूरिन रिटेन हो रही हो, जैसे कि एनाल्जेसिक्स या फिर ट्रैंक्विलाइजर्स। ये हमारी ड्रग की कैटेगरी है जिनको यूज़ करने की वजह से देयर आर वेरियस अदर कैटेगरीज जिनको यूज़ करने की वजह से समटाइम्स द पर्सन मे नॉट बी फीलिंग कंफर्टेबल टू वॉइड और द यूरिनरी रिटेंशन कैन हैपन। ओके, सो ये आपका था कंडीशन क्या था? यूरिनरी रिटेंशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूरिनरी रिटेंशन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी रिटेंशन। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से यूरिनरी रिटेंशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। The very first is we have to assist the patient in taking the normal position for the voiding. Patient को हमें assist करना है to take the normal position to void. Abnormal कोई position या unnatural position ना ले, जो normal position है उसको वो normal position देने में हमें help करनी है। जैसे कि जो males हैं उनके लिए normal position क्या है? They will stand and they will void. Women के लिए they will sit and they will void. तो वो position अगर वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, जैसे मान लो किसी को fracture है या किसी को कोई और प्रॉब्लम है, सो हमें उन्हें हेल्प करना है कि वो नॉर्मल पोजीशन को ले पाएं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड बाय विच द पेशेंट्स कैन बी असेस्ड इज बाय प्रोवाइडिंग प्रिवेसी। पहला था कि जो नॉर्मल पोजीशन है उसको लेने में उन्हें हेल्प करना है। सेकेंड इज प्रोवाइड प्रिवेसी। प्रिवेसी हमें प्रोवाइड करनी है क्योंकि सी समटाइम्स इवन द चिल्ड्रन दे फील शाय और दे डू नॉट वॉइड व्हेन एवर दे आर सराउंडेड बाय पीपल। अगर बहुत सारे लोग हैं तो बच्चे भी यहाँ तक के कभी कभी खुद से मतलब वॉइड नहीं करते अगर बहुत सारे लोग आसपास हैं तो। इफ अ लॉट ऑफ पीपल और इफ क्वाइट अ फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड यू, विल यू बी एबल टू वॉइड? ऑफ कोर्स नॉट। Similarly, the patient is in the hospital, the patient is ill, but also if the patient is conscious, the patient knows that people are here, or the patient will feel shy to void. पेशेंट को शर्म आया हो सकता है, पेशेंट हेजिटेट करे वॉइड करने में अगर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रोवाइड प्रिवेसी टू द पेशेंट। इफ वी आर ऑफरिंग बेड पैन टू द पेशेंट, अगर पेशेंट को बेड पैन या यूरिनल दिया है हमने तो हमें क्या करना है? बेड पैन पेशेंट को दे करके अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम पेशेंट को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं तो हमें पेशेंट को बेड पैन ऑफर करके थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए इन द सेंस कर्टन लगा दिया और आप बाहर वेट कर रहे हो, दैट यू कैन डू। ठीक है, इफ इट इज इंडिकेटेड टू लीव द पेशेंट अलोन, इफ इट इज नॉट इंडिकेटेड कि नहीं पेशेंट को अकेला हम छोड़ ही नहीं सकते, तब ऐसा नहीं करना कि आपने पेशेंट को छोड़ दिया, then you have to be with the patient. But if it is indicated that patient can be left alone, so if you are offering some bedpan or some urinal, so you can leave the patient for a while, so that when the patient's bedpan is full, or when the patient is over with his elimination, then you can go and you can help or you can assist or you can do whatever you want after that. Okay, so next was providing the privacy. पहला हमारा क्या था? नॉर्मल पोजीशन लेने में हेल्प करना है, दूसरा उसको प्रिवेसी प्रोवाइड करनी है। थर्ड इज वी हैव टू ऑफर अ बेड पैन, या फिर अगर हम पेशेंट को बेड पैन दे रहे हैं या फिर अगर हम पेशेंट को यूरिनल दे रहे हैं। यूरिनल आई होप सबने देखा है, नहीं देखा होगा तो मैं फोटो शेयर कर दूंगी। ठीक है,
सो अगर पेशेंट को आप बेड पैन दे रहे हो या फिर अगर पेशेंट को यूरिनल दे रहे हो, दोनों चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, सो वो दोनों चीज़ें ठंडी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज अगर वो पेशेंट के पेरिनियम को टच कर जाए और अगर वो ठंडी होगी तो क्या होगा, द पेरिनियल मसल्स समटाइम्स मे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड। कोई भी ठंडी चीज़ लगने की वजह से क्या होता है, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। आपने पढ़ा है, ये टाइप्स ऑफ पेन में भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सो अगर अपने पेशेंट को ठंडा बेड पैन या फिर बहुत ठंडा आपने लाइक मान लो ठंडी का मौसम है, उसमें आपने पेशेंट को ठंडा बेड पैन या एकदम ठंडा आपने वो दे दिया यूरिनल, पेशेंट ने उसको यूज़ किया, वो इतना ज़्यादा ठंडा था कि पेशेंट के जो पेरिनियल मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है वो वॉइड नहीं कर पाएगा। ओके, सो if you are offering the bedpan or if you are offering the bedpan or if you are offering the urinal to the patient, so you have to make sure it is not too much cold or it is not too chilled. Okay, now fourth is you have to foster the muscle relaxation. जो पेशेंट की पेरिनियल मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में हमें पेशेंट को हेल्प करना है। कैसे रिलैक्स कर सकते हैं? अगर पेशेंट को मान लो किसी तरीके का पेन था और पेन की वजह से पेशेंट की जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट का पेन रिलीव करने के लिए पेशेंट को कुछ तरीके यूज़ करेंगे कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेन को हम रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग द और यू कैन से जिस भी तरीके को यूज़ करके हम पेशेंट का जो मसल पेन है या जो मसल कॉन्स्ट्रिक्शन है, अगर उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं तो उसमें हमें हेल्प करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विद द लोकल हीट एप्लीकेशन। पेशेंट के पेरिनियम रीजन के ऊपर इफ़ यू कैन कीप द हॉट वाटर बॉटल या फिर कोई हॉट एप्लीकेशन अगर आप कर सकते हैं, दैट कैन बी डन, या फिर सम हॉट वाटर और ल्यूक वार्म वाटर, एकदम हॉट मतलब एकदम जलता हुआ नहीं, इतना पानी जो बर्दाश्त किया जा सके, सो दैट सॉर्ट ऑफ वाटर कैन बी पोर्ड ओवर द पेरिनियम ऑफ द पेशेंट। गर्म पानी को पेशेंट के पेरिनियम के ऊपर डालने से क्या होगा, पेशेंट का जो पेरिनियम है उसकी जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी। साथ साथ में पेशेंट को अगर सिट्स बेथ देंगे तो सिट्स बेथ से भी हेल्प मिलेगा ताकि पेशेंट का जो यूरिन है वो आराम से पास हो जाए। नेक्स्ट इज यू कैन टेक द पेशेंट टू द वॉशरूम एंड स्विच द टैप, और यू कैन कीप द टैप ऑन और यू कैन कीप द टैप ओपन। नल क्यों खोलना है वॉशरूम में ले जाके? क्योंकि नल से आवाज़ आती है ना, पानी जब गिरता है तो आवाज़ आती है। सो फॉर दैट because the water is coming off from the tap, so just by listening to that sound the patient will be feeling to void. Okay, but just by listening to the noise which is coming from the tap, जो पानी निकल रहा है टैप से, उस आवाज़ को सुन करके पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट will feel like voiding. That can be done. Okay, so these are a few methods which can be used, and yeah, these methods can be used, and apart from that one more thing can be done, which is like I told you when we were studying about the elimination defecation. So there I told you that we should not be hurrying for defecation. जब defecation के लिए जा रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है कि नहीं बस एक फॉर्मेलिटी है, एक टास्क है, जल्दी से कंप्लीट करो और बाहर आ जाओ। वही सेम चीज़ हमें इसमें भी नहीं करना है। इट इज़ नॉट अ टास्क, ये कोई टास्क नहीं है। पेशेंट को प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हमें प्रॉपर टाइम देना है कि पेशेंट वॉशरूम में जाए, पेशेंट को जब तक लगता है कि वो वॉइड कर सकता है उसको टाइम देना है, वो आराम से वहाँ पे बैठे, और जब उसको लगता है कि उसका हो गया, वो वॉइड कर चुका, तब फिर वो वहाँ से वापस आ जाए। मतलब उसको प्रॉपर इनफ टाइम देना है, ये नहीं कहना आप जल्दी करो, बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी इज स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम। इफ यू विल हरी बरी लाइक नो यू प्लीज कम आउट, इनफ इज इनफ, आई एम वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर नाउ, हाउ मच टाइम डू यू वांट, इफ यू विल डू थिंग्स लाइक दैट, तो देन द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। ओके, सो या दिस थिंग कैन बी डन। इमोशनल सपोर्ट कैन बी गिवन एज वेल। अगर पेशेंट को नहीं वॉइड कर पा रहा पेशेंट, तो पेशेंट को खुद को परेशान होगा कि मतलब मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ पर मैं क्यों वॉइड नहीं कर पा रहा, मैं कभी कर भी पाऊंगा वॉइड या नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना डिस्कम्फर्ट होता है। तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट हो सकता है एम्बैरेस्ड हो, पेशेंट शर्मिंदा हो, शाय हो इस बात से कि वो वॉइड नहीं कर पा रहा, वो लोगों को बताए कैसे कि उसको क्या दिक्कत है। सो यू हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट इन सच अ केस। ओके, so this can be done. Then reassurance can be given कि no, you do not have to worry, you will be able to void, it may take some time but you will be able to void. Okay, we are helping you, we are with you, it won't be a problem, like that. These kind of reassurance can be given. Then patient को fluids freely देने हैं,
अगर पेशेंट को किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है फ्लूइड्स देने के लिए, अगर डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि नहीं आप ज़्यादा फ्लूइड्स नहीं ले सकते हो, इफ़ फ्लूइड्स आर नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देन वी हैव टू गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू द पेशेंट. ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है, यूरिनेट करने का फीलिंग आता है, राइट? सो इफ द पेशेंट इज टेकिंग टू मच ऑफ वाटर तो पेशेंट विल ऑल्सो फील लाइक voiding. So that is also a thing. Okay, so yeah, these were the things about the urinary retention. Urinary retention क्या होता है ये मैंने आपको बताया, किन reasons की वजह से हो सकता है वो मैंने आपको बताया. Then also I have told you about the prevention and treatment of the urinary retention. ठीक है, ये इतनी चीज़ मैंने आपको बताई अभी तक. Now the next condition is the incontinence of urine. दूसरा हमारा जो कंडीशन है, जो एलिमिनेशन डेविएशन हो सकता है, दैट इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन. इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ. फीकल इनकॉन्टिनेंस, उसमें क्या है, फीकल इनकॉन्टिनेंस में क्या बताया, इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फीकल मैटर, या फिर इनएबिलिटी टू कंट्रोल द डेफिकेशन प्रोसेस. आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और आप डेफिकेशन हम खुद से कंट्रोल करते हैं, राइट? हम जब चाहते हैं तब हम डेफिकेट करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंड वी विल बी डेफिकेटिंग एनीवेयर. इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी आर कंट्रोलिंग द डेफिकेशन प्रोसेस. लेकिन जब हम अपनी मसल्स को या स्फिंक्टर्स को कंट्रोल ना कर पाएँ और ऑटोमेटिकली यूरिन पास हो जाए, ठीक है, दैट इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन. और यू कैन से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ द यूरिन और द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूरिनरी स्फिंक्टर्स. ठीक है, दैट इज नोन एज इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन. अब ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन हमारा किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है. अगर कोई चोट लग गई और चोट लगने की वजह से आपके जो स्फिंक्टर्स हैं वो डैमेज हो गए. बेटा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पास ये भी सवाल होगा, मैम स्फिंक्टर क्या चीज़ होती है. देखो, स्फिंक्टर क्या चीज़ होती है, हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, क्यों वो खाना बाहर नहीं आता, क्योंकि हमारे पास ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स हैं. ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स मतलब ईसोफेगस के एंड में डायफ्राम हमारा जो रीजन है दैट इज वर्किंग एज अ स्फिंक्टर. ठीक है, डायफ्रामेटिक रीजन में और या फिर ईसोफेगस हमारा जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं. खाना खाने के बाद वो स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं. जब वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, वॉमिटिंग में ये स्फिंक्टर्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो खुल जाते हैं और वापस से सब बाहर आ जाता है. ठीक है, ये होता है. जो खाना हम खा रहे हैं वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि स्फिंक्टर्स फूड को अंदर रोकते हैं. सिमिलरली हम जब चाहें तब यूरिनेट करते हैं, जब चाहें तब यूरिनेट नहीं करते हैं. क्यों, क्योंकि हम अपनी यूरिन को कंट्रोल कर पाते हैं. आपने खुद अगर फील करोगे तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन आप नीचे खुद से प्रेशर लगा सकते हो. ठीक है, सो दैट हैपन्स. व्हाट आर यू डूइंग, अगर आप ऐसे बैठे रहो नॉर्मली और वी कैन नॉट सी दैट ऑब्वियसली, this contraction and relaxation, you can yourself contract and relax the muscles. खुद सब कर सकते हैं, खुद से सब कर सकते हैं. आपका जो एनल रीजन है या फिर आपका जो यूरिनरी रीजन है वहाँ पे आप खुद से अपनी मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, ये हमारे वॉलंटरी मसल्स होते हैं. वो आप क्या कर रहे हो, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. जब आप डेफिकेट करने जाते हो तो आप जानबूझ के स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करते हो एंड देन the fecal matter or the urinary or the urine it comes out of the body. ठीक है, ये काम होता है स्फिंक्टर्स का. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आर द स्फिंक्टर्स. ठीक है, सो अगर कोई चोट लग जाए और स्फिंक्टर्स हमारा जो है यूरिनरी स्फिंक्टर्स वो डैमेज हो जाए, वो डैमेज हो गए तो वो बंद ही नहीं हो पाएंगे, तो यूरिन अपने आप ड्रिबल करती रहेगी, निकलती रहेगी, वो रोक ही नहीं पाएंगे यूरिन को. एक तरीके से आप कह सकते हो वो बांध है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैम विच इज़ कंट्रोलिंग और विच इज़ नॉट लेटिंग द यूरिन टू पास अनलेस वी वॉन्ट इट टू पास. जब तक हम उसे खुद से ना चाहें वो पास नहीं होने देता. दैट इज़ द थिंग, वो काम है स्फिंक्टर का. सो और यूरिनरी स्फिंक्टर्स अलग होते हैं, एनल स्फिंक्टर्स अलग होते हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर्स अलग होते हैं. ऑल दीज आर डिफरेंट. ओके, फर्दर आप अभी पढ़ोगे इसके बारे में, आई होप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में या फिर मेडिकल सर्जिकल में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में. सो अगर हमारे स्फिंक्टर्स डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से यूरिन जो है वो हम रोक नहीं सकते, वो उसका इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा. या फिर अगर हमारी जो पेरिनियल मसल्स हैं वो वीक है इन द सेंस मसल्स वीक हैं तो यूरिन को जो ब्लैडर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा. ठीक है, सो अगर मसल्स वीक है सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैन हैपन. समटाइम्स इन द केस ऑफ ट्यूमर्स ऑल्सो इट कैन हैपन. अगर जैसे कि मेल्स में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है, BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया भी जिसको बोला जाता है,
तो अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी यूरिन जो है वो कभी कभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। किसी ट्यूमर की वजह से भी अगर ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रल रीजन में कोई, नॉट यूरेथ्रल रीजन, अगर ब्लैडर में या हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी इनकॉन्टिनेंस कैन हैपन। ओके, अगर किसी को यूटीआई हो जाए, यूटीआई इज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी इट कैन हैपन। देन नेक्स्ट इज स्ट्रिक्चर्स। स्ट्रिक्चर्स हमारे जो है दैट इज ऑल्सो डिजीज कंडीशन जिसमें कि जो यूरिनरी पैसेज होता है, जो बेसिकली द यूरेटर्स इट गेट्स ब्लॉक्ड यू कैन से, ठीक है। आप इसको सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं बस इतना ही बता रही हूँ। स्ट्रिक्चर्स में क्या होता है, जो हमारे यूरेटर्स होते हैं जो ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं वो ब्लैडर तक ओपनिंग नहीं दे पाते, सो द यूरिन गेट्स स्टेड इन द यूरेटर और इट कैन गो बैक टू द किडनी, पर ब्लैडर में नहीं आ पाएगा। सो दिस कैन हैपन इन द केस ऑफ स्ट्रिक्चर्स। तो स्ट्रिक्चर्स हमारा जो डिजीज कंडीशन है उसमें भी ऐसा हो सकता है। द नेक्स्ट इज फीकल इम्पैक्शन। आपको अच्छे से पता है फीकल इम्पैक्शन क्या होता है, सॉरी। सो फीकल इम्पैक्शन के केस में भी इट कैन हैपन। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस मतलब सी हमारा ब्रेन हमें बताता है ना कि अभी आपका जो ब्लैडर है वो फुल है, यू शुड गो एंड एम्प्टी इट। अगर हमारे इम्पल्सेस हमें ब्रेन तक ना पहुंचे तो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, वी विल बी लूजिंग द कंट्रोल एंड द यूरिनरी ब्लैडर एक बार वो फुल हो गया अपने आप से फिर वो एम्प्टी हो जाएगा। आपने खुद से आपकी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका वहां तक इम्पल्सेस नहीं पहुंच रही है ब्रेन तक। सो बिकॉज ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑल्सो इट कैन हैपन। देन नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ एनी इफेक्ट ऑफ द नार्कोटिक या सेडेटिव या फिर किसी मेडिसिन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज पैरालिसिस ऑफ द बॉडी। इफ द बॉडी गेट्स पैरालाइज्ड देन टू द पर्सन मे बी विल नॉट, इफ द बॉडी गेट्स पैरालाइज्ड पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगा तो उस केस में भी जो यूरिनरी मसल्स हैं उसमें भी जो कंट्रोल होगा वो लूज हो जाएगा, इसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैन हैपन। नेक्स्ट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज की में भी दिस कैन हैपन। वाई? बिकॉज ओल्ड एज में जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जो मसल टोन होता है वो लूज हो जाता है, मसल जो इलास्टिसिटी होती है वो भी लूज हो जाती है। सो इसकी वजह से ओल्ड एज में भी इट कैन हैपन। नेक्स्ट इज अनकॉन्शियसनेस। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे पता ही नहीं है कि उसे रोकना चाहिए यूरिन को या फिर उसे लेट गो करना चाहिए, सो दिस कैन हैपन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय थ्रोट, आई एम सॉरी। सो ये हमारा था इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये हमारा था रीजंस के इनकॉन्टिनेंस किन किन वजहों से हो सकता है। नाउ अब क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं इनकॉन्टिनेंस के लिए। द वेरी फर्स्ट इज हमें रेगुलर वॉइडिंग हैबिट सेट करना है। जैसे कि हम सेट कर रहे थे फीकल, जब मैं बाल एलिमिनेशन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि एक हैबिट सेट कर देनी है, ठीक है। वैसे ही इसमें हमें क्या करना है, एक हैबिट सेट कर देनी है। जैसे अगर पेशेंट को मान लो हर 2 घंटे में पेशेंट वॉइड कर देता है, हर 2 से ढाई घंटे में या हर 3 घंटे में पेशेंट यूरिनेट कर देता है, अपने आप पेशेंट का यूरिन निकल जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को हर 2 घंटे में यूरिन करने के लिए एक हैबिट बना देनी है कि हर 2 घंटे में चाहे पेशेंट को फील हो या ना हो कि उसे यूरिन पास करनी है, हम पेशेंट को यूरिनेट करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। दिस कैन बी डन। अगर हर 2 घंटे में हम करा देंगे तो क्या होगा, उससे पेशेंट खुद से फिर पास करेगा नहीं। पेशेंट को हमने हैबिट सेट कर दी ना, तो पेशेंट उसी टाइम पे बस यूरिनेट करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज क्यों करनी है, बिकॉज once we increase the physical activity of the person, the muscle tone also gets improved because of the mobility की वजह से, मूवमेंट की वजह से मसल टोन इम्प्रूव होती है, मस्कुलर एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, उसकी वजह से द इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड। पहला था वॉइडिंग हैबिट सेट करनी है, दूसरा था प्रॉपर एक्सरसाइजेस के लिए हमें प्रमोट करना है या फिर फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। थर्ड इज पेरिनियल एक्सरसाइजेस। कुछ हमारी पेरिनियल एक्सरसाइजेस होती हैं जो पर्टिकुलरली वॉइडिंग के लिए ही हैं, मिक्चुरेशन के लिए ही हैं, उन एक्सरसाइजेस को हमें कराना चाहिए पेशेंट को, ओके। सो दिस कैन बी डन। एंड द नेक्स्ट इज वी कैन अरेंज द टॉयलेट और बेड पैन। टॉयलेट और बेड पैन हमें पेशेंट के लिए अरेंज करना है, और टॉयलेट और बेड पैन जो है वो पेशेंट के बहुत नज़दीक होना चाहिए। नज़दीक इन द सेंस, सी इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम और इफ अ पेशेंट इज फेसिंग इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है, पेशेंट का
यूरिन जो है वो अपने आप निकल रहा है, पेशेंट रोक नहीं पा रहा। और अगर पेशेंट का जो वॉशरूम है वो बहुत दूर है पेशेंट के बेड से, तो क्या होगा, पेशेंट जब तक बेड से उठकर वॉशरूम तक आएगा, बीच में ही द पेशेंट विल वॉइड। क्या हुआ, पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिर जाएगा कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट। ओके, द पेशेंट विल बी हैविंग लो सेल्फ स्टीम्ड, द पेशेंट विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, द कंडीशन विल नॉट बी इम्प्रूविंग। ओके, सो टॉयलेट और बेड पैन पेशेंट के पास में होना चाहिए ताकि पेशेंट को जब भी फील हो तभी भी वी कैन ऑफर इट इमीडिएटली। ओके, नेक्स्ट इज, अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम किसी मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन की वजह से है, किसी मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम की वजह से है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जिस प्रॉब्लम की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा है उस प्रॉब्लम को सही करना है। मेडिकल या सर्जिकल का क्या मतलब है, अगर किसी डिजीज की, मेडिकल में आ जाता है कोई किसी भी तरीके का डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम, अगर उस वजह से पेशेंट को किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो उसको करेक्ट करना है। किसी सर्जरी की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से हो रहा है तो उसको भी हमें करेक्ट करना है, ताकि अगर प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी तो हमारा इनकॉन्टिनेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वी हैव टू करेक्ट। नेक्स्ट इज देन स्किन केयर। स्किन केयर क्यों लिखा है, क्योंकि सी यूरिन हमारा जो होता है, व्हेन यूरिन अगर बहुत टाइम तक किसी का ड्रिबल होता रहे, बहुत टाइम तक यूरिन निकलता रहे, तो क्या होता है, जो एरिया होता है वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, जो पेरिनियम आपका रहेगा वो हमेशा मॉइस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे यूरिन बार बार निकल रही है और वहीं पे रुक जा रही है, पैर में लग जा रही है, थाइज में लग जा रही है, पेरिनियम में लग जा रही है यूरिन, इट इज स्टैंडिंग देयर। अगर यूरिन को बॉडी से पास आउट होने के बाद बहुत देर तक एक जगह पे रुके रहने दिया जाए तो यूरिन कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। अमोनिया स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। उससे क्या होगा, जो स्किन है पहले जो तो वो इरिटेट हो रही है, दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, फिर स्किन वहाँ से मैसरेट हो जाएगी, छिल जाएगी, रैशेज हो जाएंगे, छिल जाएगी यूरिन से। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर स्किन केयर करना है। स्किन केयर क्या करना है, व्हेनेवर पेशेंट वॉइड्स we can wash the area with the soap and water. First of all you have to keep the proper habit. अगर आप हैबिट सेट कर दोगे तो पेशेंट बार बार कपड़ों में वॉइड नहीं करेगा, क्योंकि हैबिट सेट हो गई है ना, वो हर 3 घंटे में वॉइड कर रहा था, आपने 2 घंटे में हैबिट सेट कर दी, तो कैसे पेशेंट फिर वॉइड करेगा, नहीं करेगा। वैसे अगर पेशेंट हर 1 घंटे में वॉइड कर रहा था तो आपने क्या किया, हर 15 मिनट में पेशेंट को आप वॉइड करवाओगे, तो पेशेंट 1 घंटे में कैसे वॉइड करेगा, फिर बेड पैन के ऊपर ही करेगा ना, अपने ऊपर कपड़ों के ऊपर तो नहीं करेगा। सो हैबिट सेट तो करनी है। साथ साथ में whenever the patient voids और whenever the urine gets passed in the patient's clots, तो हमें क्या करना है, तुरंत कपड़े बदलने हैं। The area should be completely washed with soap and water. साबुन के साथ और पानी के साथ हमें उस एरिया को धुलना है और एयर में एक्सपोज कर देना है। एयर में एक्सपोज करने से क्या होगा, एरिया जो है वो प्रॉपर ड्राई हो जाएगा, इरिटेशन नहीं होगा, मॉइस्चर वहाँ पे इकट्ठे नहीं होगा, तो उससे पेशेंट की जो स्किन है वो मैसरेट नहीं होगी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द स्किन केयर। नेक्स्ट इज कॉन्डम ड्रेनेज। कॉन्डम ड्रेनेज हमारा क्या होता है बेटा, कॉन्डम ड्रेनेज मेनली दिस कॉन्डम ड्रेनेज इज फॉर मेल्स, मेनली नहीं, इट इज ओनली फॉर मेल्स। कॉन्डम ड्रेनेज मेल्स के लिए होता है। इसमें एक कॉन्डम होता है, कॉन्डम हमारा एक प्लास्टिक ट्यूब के साथ अटैच्ड रहेगा, जो कि हमारा फिर यूरिनरी बैग के साथ अटैच्ड रहेगा। इस कॉन्डम को पेशेंट के पेनिस पे यू कैन मेक इट वियर, patient will be made to wear this condom over the patient's penis, so that जो भी यूरिन है, जो हम कैथेटर लगाते हैं पेशेंट को, वो कैथेटर उसके यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं, राइट, दैट इज पेनफुल। मोर ओवर इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पेशेंट को ट्रॉमा हो सकता है। इकोनॉमिकल भी, पैसा वो ज़्यादा महंगा भी होता है। वेयर एज कॉन्डम ड्रेनेज इज चीपर, इट इज़ नॉट पेनफुल, इट इज़ नॉट इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब कोई भी चीज़ जब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेजन। ठीक है, जब बॉडी के अंदर जाती है। सो कॉन्डम ड्रेनेज में लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के पीनस के ऊपर यू आर मेकिंग इट टू वियर, तो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा ना, वो ऊपर से आप पहना रहे हो। ओके, सो दिस विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इट विल नॉट बी पेनफुल, देन इट विल ऑल्सो बी इकोनॉमिक। ओके, सो दैट इज अबाउट कॉन्डम ड्रेनेज। बाकी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो देयर यू कैन सी हाउ अ कॉन्डम कैथेटर लुक्स, या फिर हॉस्पिटल में छोड़ो, आई विल शेयर विद यू अ पिक्चर ऑफ कॉन्डम कैथेटर। नाउ आई हैव 2 थिंग्स टू शेयर विद यू, दैट इज, पहला मैंने क्या बोला था शेयर करने के लिए, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस कॉन्डम कैथेटर, फर्स्ट वन यूरिनल, मेल यूरिनल। ओके, दैट आई विल शेयर विद यू, मेल और फीमेल दोनों मैं शेयर कर दूंगी बाय द वे। ठीक है, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम देयर। So these were the methods which can be used. So next is, अगर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को
for the patient who are already facing problem of the incontinence of the urine. Okay. साथ साथ में ये जो हमारा क्वांटम कैथेटर है, इसके लिए पेशेंट को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा. इसका एक और फायदा, वैसे इसके मैंने कई फायदे बता दिए, एक और फायदा पेशेंट को बेड से उठ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पेशेंट बेड में ही वॉइड कर सकता है. ब्लैडर के नॉर्मल फंक्शन के साथ भी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आता है. जो कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट को, यूरिनरी कैथेटर, वो जो फॉलीज कैथेटर होता है हमारा, वो कैथेटर डायरेक्टली पेशेंट की ब्लैडर तक पहुंचता है, यूरिथ्रा के थ्रू पेशेंट के ब्लैडर में पहुंचता है. ठीक है. इट कैन डैमेज द यूरिथ्रा, बट this one is not altering any function of the urinary bladder. It is not painful. It is you are not inserting it into the patient's urethra. Patient is not getting hurt because of that. Okay, so these are a few significance or a few, you can say, benefits of having a condom catheter. Okay, so yeah, this was all about the elimination deviation in the urinary elimination deviation or the care of the patient with the urinary elimination deviation. तो यूरिनरी और बोल मैंने कवर कर दिया है. इसके बाद नेक्स्ट आई विल बी टीचिंग यू कैथेटराइजेशन और एनिमा. एनिमा मैंने आपको बताया था पीछे कि मैं आपको एनिमा के बारे में बताऊंगी. सो अभी पहले मैं आपको कल बताऊंगी कैथेटराइजेशन. उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर फिनिशिंग अप द कैथेटराइजेशन आई विल टेल यू अबाउट द दिस थिंग एनिमा. ठीक है. सो I hope everybody is clear so far what am I teaching, and yeah, whatever doubts you have you can keep on writing. That's same old. Keep on writing. We will have a discussion class on Saturday and then we can discuss everything. Okay. And if there will be any changes, because right now I am in college, now I am back to college, so if any changes happens I'll let you know. Changes in my class, if any changes happens in my class I will let you know. Changes, मैं कॉलेज के चेंजेस की बात नहीं कर रही हूँ. अगर मेरी क्लास में कुछ चेंजेस आएंगे, डाउट सेशन में कुछ चेंज आएगा, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी. ओके. थैंक यू क्लास.